दिलीप भैया, बहुत सारा स्वागत है आपका सभी साथियों की ओर से। मैं पहले सबको म्यूट कर दूं, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जी दिलीप भाई, वेलकम। आपकी आवाज नहीं आ रही दिलीप भाई, आप अनम्यूट कीजिए। चलिए परिहार जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस जूम सेशन में के माध्यम से हमें सुन रहे हैं। और सबसे पहले इस परम पिता का मैं नमन करता हूँ। अपने गुरुजन माता पिता को प्रणाम। मेरी जिस दे ही दिया और लगभग लोग सभी लोग जानते ही हैं उसे। और जो हमारे नए साथी हैं उनके लिए मैं अपना अगर परिचय दूं तो मेरा नाम दिलीप पटेल है। और एक सतना जिला का रहने हूं। और एक छोटे से कस्बे से एक में गांव है, वहां से हमारा निवास करते हैं। दूसरा, अगर बात कहें कि हमारी जो जर्नी रही इस किंगन को लेके, तो किंगन में हमने कोई ऐसा नहीं था कि नहीं यार हमारा फिक्स था, कोई हमें डेमो दिखाया और इसके बाद हम आए। और जैसे आप सब जानते हैं, राम भाई हमारे बड़े ब्रदर, तो ऐसा नहीं कि राम भाई ने बोला कि दिलीप ये करना है तो मैं इसको करने आ गया। जर्नी हमारी स्टार्ट हुई कि मैं इंदौर आया नौकरी या जॉब के सिलसिले से। वहां हुआ क्या कि जब हम नौकरी तलाश रहे थे और तलाशते तलाशते हमें शेयर मार्केट एडवाइजरी की जॉब मिली। और 15-20 दिन हमने उस जॉब में गए। लेकिन उसी बीच क्या हो रहा था, राम भाई और महेश खड़ा जी, गोल्डन गैलेक्सी होटल है इंदौर में, उसमें हर संडे डेमो होता था, बिजनेस प्लान होता था। तो वहीं संडे को छुट्टी होती थी तो हम लोग भी राम भाई के साथ वहीं जाया करते थे। 3-4 संडे अटेंड किया। अटेंड करने के बाद डेमो तो कुछ ज्यादा इतना समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ना तो हमारा कोई बैकग्राउंड था साइंस से, ना इतना ज्यादा पानी के बारे में कभी नॉलेज था। क्योंकि पानी के बारे में ऐसा था कि मैं कभी पानी का अभी टीडीएस भी नहीं जानता कि टीडीएस क्या होता है। पानी जानते हैं कि पानी पानी होता है, बस पानी ठीक है, पी रहे हैं, सब कुछ है ना। उस दिन जब डेमो देखा 2 बार 3 बार, तो कुछ कुछ समझ में आने लगा। हाँ यार, पानी में ऐसा भी हो सकता है ना। पानी हमारी मूलभूत आवश्यकता ही है। तब समझ में आया कि यार पानी ही सब कुछ है। और पानी के साथ साथ, तो पानी तो ठीक है, समझ में आ ही गया, साथ में जो बिजनेस प्लान होता था वो समझ में आया, है ना। कि यार हम तो आज 10,000 15,000 की जॉब के लिए पीछे भाग रहे हैं, है ना। पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन जो हमारी और कुछ जो कहते हैं सपने हैं, सपने तो हर किसी के होते हैं, लेकिन हम जो उसको पूरा करने के लिए करते हैं ना, रास्ता हमारा सही ना। अब जिस रास्ते में हम होते हैं वो कहीं ना कहीं हम उसको, सपने तो हो जाते हैं कि ये करना करना, लेकिन जो हमारा रास्ता होता है वो एक्चुअल उससे हमारे से मैच नहीं करता है, जिसके कारण हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते ना। तो यही जब हम उनको देखा, समझ में आया यार हम जॉब कर रहे हैं उसके उससे कुछ है नहीं, क्यों ना इसी स्टार्ट किया जाए। लिया कि यार करना है। तो राम, अभी भी मेरी ज्यादा सिर्फ काम से काम बात होती है, ज्यादा डिस्कशन होता नहीं था। तो शाम को मतलब रात को 11 बजे लौट के आ रहे थे, मैं थे और तीनों लोग। राम भाई से बोला, राम जी, अब ऐसा लगता है मैं भी यही, है ना।
जब मैं भी यही करूं, मैं बोला राम भाई को, तो राम भाई लौटकी बोला जी, लौटकी जब करने की बारी आई कि चलो ठीक है आप स्टार्ट करते हैं, तो सुबह ही जॉब में जाना बंद कर दिया ना, कि नहीं आना है, छुट्टी ले लिया, वहां से फोन किया कि अब आना ही नहीं है। तो वही 15 दिन की सैलरी मिली। इसके बाद जब आया कि यार अब करना है, तो करना कैसे है। अब क्योंकि मैं इंदौर भी आया तो पहली बार, क्योंकि गांव से ज्यादा कहीं आगे गए नहीं, सिलसिले से ना तो ज्यादा लोगों से अभी बात भी कर पा नहीं रहे कि कोई मार्केटिंग में पहले रहे हों और लोगों से बातचीत करना, सारी चीजें, क्योंकि हमारा काम था डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो वही कंप्यूटर में लगे रहना, सारी चीजें। इसके बाद राम भाई ने बोला एक काम करो, गूगल से नंबर निकालो आरओ वालों की, जो आरओ में काम करते हैं, उनसे बात करो, मीटिंग करते हैं और फिर आगे काम इसी से बढ़ेगा। और उस टाइम हम लोग क्या करते थे, जैसे लोग मिलके सभी गार्डन में लगाना, जहाँ ज्यादातर लोग आते थे, तो उस गार्डन से हमें कुछ डाटा मिला। रहा ऐसा कि उस डाटा से हमें, जो हमारा पहला प्रोस्पेक्ट था, वो हमारा 2 साल बाद क्लोज हुआ, है ना। तब कहते हैं यार 1 महीना नहीं हुआ, 3 महीने नहीं हुआ, 6 महीने नहीं हुआ, ये हमारा प्रोस्पेक्ट, पहला जो हमारा प्रोस्पेक्ट था, वो 2 साल बाद क्लोज। तो एक हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात थी कि उस टाइम अगर ज्वाइन होता तो 13 आते, आज हमें और उससे आए अगर हमारे फोरे में लगा, तो बहुत अच्छी बात रही। तो वहां से डाटा मिला और गूगल से ऑनलाइन लोगों को निकाले, नंबर निकाले, बात, ये सारी, ऐसे करके हमारी इंदौर में 10 डिवाइस हो चुकी थी। इसके बाद हमें, अब राम भाई भोपाल इंदौर में थे और मैं भोपाल के लिए, राम भाई ने किया कि अब भोपाल में हमें काम स्टार्ट करना है, तो फिर से वही ट्राई किया करो, क्योंकि मेरा काम सिर्फ गूगल से ही हो रहा था, क्योंकि वैसे सामने से ज्यादा जाके लोगों से बात भी नहीं कर पा रहे थे इतना ज्यादा। लेकिन ये था कि फोन में बात कर लेते ना, कि फोन में सामने वाले को कुछ भी बोल के हाँ बोल दे देते, है ना। तो मिलने का टाइम मिल गया तो फिर तो अपना प्रोडक्ट इतना ताकतवर है कि खुद ही लोगों को ला लेता है। बस हमें पहुंचने की होती है कि हम उस तक पहुंच जाएं, कैसे भी उसके सामने हमारा प्रेजेंटेशन हो जाए, और इसके बाद तो खुद ही लोगों का विचार बनना चालू हो जाता है। तो यही रही हमारी जनरी, और भोपाल में भी ऐसे ही काम स्टार्ट किया और आज अच्छे, मीटिंग हो जाओ, ठीक है, इनकम भी उठा रहे हैं। अब हम बात करते हैं, आवाज आ रही है सभी के पास सही? जी दिलीप भैया। हमारी जनरी रही। अब हम बात करते हैं जो हमारी हैबिट है ना। हम हैबिट क्या होती है, आदत हमारी क्या होती है, हम कोई भी चीज हो जाए ना कि ये चीज हमें करना है, और ये हमारी आदत, यही आदत होती है। जैसे आज हम एक उदाहरण, चाय पीने की आदत, गुटखा खाने की आदत ना, मनोवैज्ञानिक के रूप में देखें कि ऐसी आदतें जो सीखने वाले व्यवहार के रूप में ली जाता है,
जो बार बार प्रतिकृत या पुनः बार बार आती हैं। जैसे कि हमने साइकिल को चलाना सीखा है जरूर, तो शुरुआती में क्या होता है कि साइकिल चलाने के लिए हमें हैंडल को बैलेंस किया जाना, हाँ, बैलेंस को हम संभालते हैं। हमारा साइकिल हैंडल है ना, एक समय आता है कि उसका हम पूरा बैलेंस कर चुके होते हैं और वहाँ हैंडल भी छोड़ के हम चला लेते। ये हमारे धीरे धीरे करते करते आदत में आ चुका होता है, जिसके कारण हम उस चीज को करना चालू कर देते हैं। जैसे हम कार चलाते हैं तो कार हम अपने मन से नहीं चलाते, वो हमारा दिमाग चलाता है और वो हमारे आदत में होता है कि हाँ ऑटोमेटिक आप काम करते हैं, है ना। और एक आगे बात करें कि आदत हमारी कितनी प्रकार की हो। वैज्ञानिक रहे, उनके अनुसार अगर बात करें तो आदत हमारी 7 होती है, 7 तरीके से हमारी आदत होती है। वैज्ञानिक है वैलेंटाइन, इनकी बुक हमने पढ़ी और इसमें हमें मिला कि आदत जो हमारी होती है 7 प्रकार से होती है। यांत्रिक आदतें, यांत्रिक हैबिट के अनुसार जो हमारे जैसे यांत्रिक जो प्रतिभागियों को वास्तविक संबंध भौतिक छवि में होता है और जिन्हें हम एक बार सीखने बाद शरीर के अंगों से यंत्रवत लगता है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि साइकिल चलाना, ये इसी का एक उदाहरण होगा। जैसे दूसरी हमारी जो इच्छा है संबंधित आदत, जैसे कि शारीरिक इच्छा से बात करें कोई भी चीज, जैसे वैलेंटाइन ने बताया कि अपरंपरागत हो जो व्यक्ति शारीरिक इच्छा के कारण बार बार करते हैं, जैसे चाय पीने की आदत, गुटखा खाने की आदत। इसमें होता क्या है कि हम चाय पीने के लिए हमारा कोई ऐसा वो नहीं होता, लेकिन उनकी आदत बनी है कि यार चाय पीना है। गुटखा खाने वाला अगर उसके गुटके मुंह में गुटखा ना रहे, फिर भी वो जैसे ही थूकेगा और दूसरा गुटखा डाल लेगा, है ना। ये आदत हमारे शारीरिक। तीसरी जो आदत होती है हमारी नाड़ी तंत्र संबंधित आदत। इसमें वैलेंटाइन ने बताया है कि जो हम नाड़ी संतुलन की कमी से सर्वोग्रात में प्रवेश के कारण बन जाते हैं, तो नाड़ी के संतुलन के कारण भी हम एक आदत बना सकते हैं। जैसे बार बार जो हमारी भक्ति है वो हमारे नाड़ी तंत्र के संतुलन में आती, आदत में आती है। चौथी हमारी आदत होती है कि भाषा संबंधित आदतें। वैलेंटाइन ने कहा है जो अपने बोलने के उच्चारण, बोलने के स्वर और बोलने की गति आदि की संबंधित, ये हमारी भाषा आदत के संबंधित में आते हैं। जैसे हमें हमेशा स्वर में बोलना, या जैसे जो गायक है स्वर में गाते हैं, ये हमारे भाषा की आदत के उसमें आती है। अगली हमारी जो आदत है मनोवैज्ञानिक आदत, इसमें हमारे वैलेंटाइन ने बताया कि लोगों को ज्ञान एवं संबंधित विचारों को रखा जाता है इसमें मनोवैज्ञानिक आदत। जैसे बात पर तर्क वितर्क करने की आदत, ऐसे कई आदतें हैं। छठवीं भावना संबंधित आदतें। इस वैलेंटाइन ने बताया है कि इस किसी व्यक्ति ने कि उस प्रतिक्रियाओं को
वास्तविक संबंध पर ध्यान दिया जाता है, जिससे उनकी भावनाएं होती है। जैसे हम कहते हैं ना, भावनाओं पे बह जाना, ये सारी चीजें इसी से होता है। जैसे हमारी भावना होती है कि लोगों की सेवा करना है और पशु पक्षियों को खाना, गरीबों की मदद करना, ये हमारे भावनाओं की आदत में आता है। एक लास्ट आदत है कि नैतिक आदतें। नैतिक आदतें हमारे जैसे कोई प्रतियोगिता हो रही हो, वो हमारी नैतिक आदत में आती है कि कोई प्रतियोगिता होती है, हमें उसमें भाग लेना है, जीत या हमें जो उससे गोल्ड मेडल लेना है, कुछ भी हासिल करना है, ये हमारे नैतिक आदत में आती है ना। जो हमारा या कुछ ये भी कुछ लोग पढ़ लेते हैं कि यार हमें झूठ नहीं, जो बोलना है वो सत्य बोलना है, ये हमारे नैतिक आदत में आती है। अब हम देखते हैं हमारे ये हुई हमारे 7 प्रकार से आदतें। अब हम समझते हैं कि हमारी कुछ अच्छी हैबिट क्या क्या होना चाहिए। अच्छी आदतें हमारे जीवन का निर्माण भी करती हैं, है ना। हमारे अच्छे आदत होगी तो हमारा उस तरीके से हमारा दिनचर्या गुजरेगा और वैसे ही हम लोगों से मिलेंगे। अगर हमारी आदत कहीं ना कहीं अनबैलेंस होगी तो हम उन्हीं लोगों में से हमारा दिन कटेगा और लोगों से मिलेंगे। तो हमें जैसे अगर इसमें उदाहरण के रूप में समझें कि हमारी अच्छी अच्छी आदत क्या होना चाहिए, जैसे सुबह जल्दी उठना, ये आदत रख लें। बहाने नहीं बनाने की आदत रखें। बहाने हमें नहीं बनाना किसी भी तरीके से। रोज काम को अच्छी तरीके से करना है, किसी की चुगली नहीं करना है, क्योंकि ये चुगली भी बहुत लोग इसमें हुए और इसकी उसकी उसकी ये करते रहते हैं ना। ये आदत हमें बनाना है। मीठा बोले, अच्छा ना, जो भी बोले अच्छा बोले, जो लोगों को अच्छी लगे, ये चीजें। और जैसे कई, है ना। और एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे पास कि मोबाइल एक आदत में हमारे ऐसे आ चुका है, जैसे कि हम अगर 2 मिनट मोबाइल ना देखें आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद भी हम मोबाइल को उठाएंगे, चालू करेंगे, फिर उसको देखेंगे। ये हमारे आदत में आ चुका है और इस आदत को कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा डिनाय करना चाहिए, रोकना चाहिए। क्योंकि आज हमारी जो ये आदत एक माइंडसेट बन गया है यार कि मैं, आप 1 घंटे अगर मोबाइल ना लो तो ऐसा लगे कुछ ना कुछ क्या क्या छूटा है, क्या नहीं है हमारे पास। तो थोड़ा सा मोबाइल से भी दूर रहने की आदत डालें। हाँ, काम हो तो हम मोबाइल का यूज करें, अदरवाइज जैसे हम हर 2 मिनट में मोबाइल देखने की आदत होती है। कुछ मैसेज नहीं आया तो कहीं यूट्यूब, कहीं इंस्टाग्राम, कहीं कोई व्हाट्सएप, ये सारी चीजें ओपन करते हैं और फिर उसी को रख देते हैं। इसमें हमारा किए कुछ नहीं, फिर भी ओपन किए, इधर उधर स्लाइड खिसकाए। ये हमारी आदत बहुत तो बहुत खराब आदत होती है। लोगों को गुटखा, तंबाकू, सिगरेट बहुत बुरी होती है। मैं, आप लोग जानते हैं कि अच्छी आदत रखना चाहिए और ये लोग कर पाते हैं कि अच्छी आदत रखें। अब जैसे कि मैं भी कई लोगों को देखते हैं कि गुटखा खाने की आदत, ये हमारे भी बहुत गजब की आदत है ये। कि लोग सोते भी हैं तो गुटखा खा के ही सोते हैं।
ऐसे आदत बन चुकी है। हमें अच्छी आदतों को लेके साथ में रहना है, ताकि जो हमारी आदत अगर अच्छी रही, अच्छे मिले, है ना। जैसी आदत वैसे लोग हमें मिलेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और हमारे साथ देवेंद्र सर हैं, और देवेंद्र सर के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं ना, फार्मा फील्ड से हैं। और आज उनका जो टॉपिक है बहुत ही अद्भुत है ना, एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारा मेल महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसी को आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। तो मैं इनवाइट करूंगा देवेंद्र सर को। वेलकम देवेंद्र सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है दिलीप भाई? देवेंद्र सर का ऑफ है, आ गए हैं। हाँ, वेलकम सर। देवेंद्र सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? सर बस स्टार्ट करें अपना सेशन। थैंक यू सर, आपने मुझे इस सेशन में इनवाइट किया। यस सर। आज कल मुझे बोला गया कि आज का टॉपिक मुझे लेना है, और मैं कल बहुत की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं वो कर पाया, लेकिन पर ठीक है। मुझे ध्यान से भी वो हो गया था कि सुबह सुबह मैं लेट नाइट सोया, जिसकी वजह से अभी नींद खुली है। थैंक यू सो मच। अब मैं अपने टॉपिक में आता हूँ। बेसिकली मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, और मैं अभी LNCT फार्मेसी कॉलेज में मैं एसोसिएट प्रोफेसर और कैंगन के जर्नी मेरी भी 1.5 साल की हो चुकी है। बट मैं काम जो वर्क स्टार्ट किया हूँ थोड़ा सा डिले किया हूँ, और मैं इसके बारे में जब मैंने देखा समझा, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में देखा समझा, तो मैं इसके बारे में एनालिसिस किया, रिसर्च किया कि ये सारी चीजें, जब ये टॉपिक हमारे बीच आया तो बहुत ही ऐसा लगा कि देखकर समझने, जो उसके बाद और स्टडी किया, बढ़ा देखता गया। जो ये बुक्स हमारे पास बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, ये सारी चीजें मैं एनालिसिस किया, देखा कि ये कैसे इतनी रिसर्च हो चुकी है, अभी हम लोगों के बीच नहीं आया। ना तो मेडिकल फील्ड में गया था, ना तो फार्मेसी फील्ड में जो भी फार्मी और डॉक्टर्स लोग जो हैं, जो स्टडी है, ऐसे कुछ थोड़ा बहुत रहता है, ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह थोड़ी चीज, लेकिन वाटर पे इतनी वाटर से रिलेटेड ऐसे स्टडीज बुकों में ऐसा जिक्र नहीं होता था ज्यादा, बट नॉर्मल प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र हुआ करता था। बट जब इसके बारे में देखा समझा, जाना कि इसके माध्यम से ये रिसर्च इतने सालों से हुई है, हमारे बीच अभी पहुंच रही है। आज जो ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, मैं इसी के बारे में, जैसा एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेशंस, ये सारी चीजें मैं आपके बारे में जिक्र पूरा करने वाला हूँ। थोड़ा सा इसके बारे में, जैसा एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो बढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा आयंस के बारे में थोड़ा बात करूंगा। आयंस जो बॉडी में हमारे करते क्या हैं, जो बॉडी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें जो ये बॉडी को, ये हमारे एसेंशियल मिनरल्स हैं, जिससे हमें बॉडी इसी से वेस्ट है। अगर ये हमारे बॉडी में बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस अगर कम हो जाए तो भी कम हो जाए, अगर एसिड बढ़ जाएगा और इवन बेस, इसका जो बैलेंस है गड़बड़ा जाएगा, अप एंड डाउन हो जाएगा, तो भी हम प्रॉब्लम में जाते हैं। ऑक्सीडेशन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का जो बॉडी में रोल है, जिसे आपके फंक्शन को, ब्लड प्रेशर को आपके रेगुलेट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब यही यदि
ये ऑक्सीडेशन फेज में है। जैसे अभी कई सारे ऑक्सीडेटिव स्टेज हैं जो अपने ऑक्सीजन में हैं, जो आज देखा जा रहा है कि देखिए बहुत सारे ऐसे स्टडीज हैं जो ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज जो है, हमारा जो ऑक्सीजन जो हम इनटेक करते हैं, ये ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज हमारे एयर के थ्रू बॉडी में जाते हैं और हमारे जो वेसल्स हैं जहाँ पे जिसमें आयंस में हैं और ब्लड है, ब्लड में भी हमारे ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सर्कुलेट होते हैं और ये सब चीजें हम मेंटेन कौन करता है, बैलेंस कौन करता है, हमारी किडनी इसे बैलेंस करके रखती है। ऑक्सीजन में अगर फ्री रेडिकल्स ज्यादा हैं, जैसे अभी हम ओआरपी देखते हैं, ओआरपी जो हम पानी को चेक करते हैं, ऑक्सीजन को चेक करते हैं कि कितना रिएक्टिव हो चुका है। तो रिएक्शंस जो इतने रिएक्टिव हो चुके हैं 600, 700, 800 गुना ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, एयर भी हमारी ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। और अब यही जो तो रेज इतना ज्यादा फ्री रेडिकल जिस तरह से बॉडी में भी जो हमारी जो सेल्स का प्रोटेक्शन हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो करते हैं, जैसे NRF2 हो गया, नॉन न्यूक्लियर इलेक्ट्रोलाइट फैक्टर्स जो हो गया, ये हमारे सेल्स का प्रोटेक्ट करते हैं, ये एंटीबॉडी का काम करते हैं। ये चीजें जो है कैल्शियम को अगर आयंस हमारे तोड़ेंगे, निगेटिव आयंस हमारे तोड़ेंगे, क्लोराइड, फ्लोराइड, आर्सेनिक, लेड, पीबी, फ्री रेडिकल्स जो हमारे जैसा O2 भी है और H2O2 भी है, ये हमारे फ्री रेडिकल्स हैं। इस तरह से बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारे आयंस, जैसा वाटर H2O है, अगर कहाँ पे जो लगता है H+ आयन अलग होता है और OH अलग हो जाता है। ये दोनों डबल फॉर्म में होते हैं, स्टेबल नहीं है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिटल्स को बैलेंस करता है तो ये खराब होने से रुक जाते हैं। जैसे मान लो कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के थ्रू जो ऑक्सीडाइज, उसमें वाटर, एंटीऑक्सीडेंट वाटर क्या भूमिका निभाता है, जितने फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर हैं को अगर हम माइनस प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी ऑर्बिटल अगर वो इलेक्ट्रॉन लेके है उसके आउटर सरफेस को, इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी होती है, एनर्जी। जैसे हम बैटरी अगर हमारी डिस्चार्ज होती है एक एग्जांपल के माध्यम से होती है, तो हम उसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड करते हैं, आयंस को चार्ज करते हैं। जैसे डीएक्टिवेट फॉर्म में अगर आयन है, कोई भी आयन है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम पानी में है, पर वो डीएक्टिवेट फॉर्म में है, अनस्टेबल फॉर्म में है, मतलब वो डेड फॉर्म में है। अगर उसको हम इलेक्ट्रिक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिटल को पूरा करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारी बॉडी में एक ऑरा होता है, पॉजिटिव एनर्जी जिसको बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इस प्लास्टिक चेयर में बैठते हैं, फिर उठते हैं तो एक इलेक्ट्रिक, कभी कभी ऐसा होता है कि यार कुछ चिटाने की आवाज आती है, या फिर ऐसा कुछ बुलंस कपड़े होते हैं तो उसमें भी ऐसे जो बाजू में कोई होता है तो उससे भी कुछ एलर्जी ट्रांसमिट होती है। तो ऐसा लगता है ये एक पॉजिटिव ऑरा है। अगर ये आयंस भी हमारे सब पॉजिटिव आयंस है, ये सब हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, चार्ज लिए होते हैं अपने, तो इनको अगर हम चार्ज अप देते हैं बॉडी के आयंस को, अभी डीएक्टिवेट फॉर्म में है, जैसे हम कोई फल फ्रूट है तो उससे हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, या फिर ज्यादा प्रोसेस फूड खाएंगे, डेड हैं जो हमारी खुद एनर्जी को गए हैं, और जो उसको अब हम जो भी प्रोसेस फूड खाते हैं, जिसे हम मैक्सिमम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, हर प्रकार के आइटम लेते हैं, डेड फॉर्म में रहते हैं, ऑक्सीडाइज फॉर्म में लेते हैं, ये हमारे बॉडी के जो आयंस हैं उसको तोड़ते हैं। जब ऑक्सीडाइज होंगे तो हमारी बॉडी भी, हमारे एसिड बेस बैलेंस भी डिस्टर्ब होगा। तो हमें बैलेंस बना के करना है। ऐसा नहीं कि हम एक दिन पूरा पके हुए भोजन खा रहे हैं, हमें दिन में भी ये सारी चीजें हमें करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लोगों को।
इस चीज को बैलेंस करने के लिए हमें कच्चे आहार हो गए, जैसे फल फ्रूट्स हो गए या स्प्राउट हो गए, ये सारी चीजें हमें लेना है ज्यादा से ज्यादा। तो अभी ये आयंस जब डिस्टर्ब होते हैं, जब तोड़ रहे होते हैं, टूटते रहते हैं, तो जैसे अभी कई सारे लोग जो आते हैं टेस्टिंग कराने, ब्लड टेस्ट करते हैं, आज जो हार्ट अटैक के जो चांसेस बढ़ रहे हैं सबसे ज़्यादा, ये हमारे हार्ट की रीमॉडलिंग हो रही है। मतलब यहाँ पे हमारे वहाँ पे जो आयंस हैं टूट रहे हैं, हमारे सेल्स डिस्ट्रॉय रहे हैं, प्रोटीन जो है डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, रिएक्टिव हो रहे हैं। तो जो टेस्ट जो कराते हैं लोग, आज अभी देखा जाए कि कोरोना काल के दौरान जो CRP टेस्ट जो करते थे, अभी भी लोग उसका CRP टेस्ट, जिसको फीवर आता है, ये सारी चीजें हो रही है, जो है तबीयत खराब होती है, तो अंदर जो हमारे एंजाइम्स हैं, जो हमारे प्रोटीन्स हैं, इनके साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज, रिएक्टिव ऑक्सीजन जो हमारी रिएक्टिव हो चुकी है, जिसके वजह से हमारे अंदर जो जाते हैं तो आयंस को तोड़ते हैं और रिएक्शन पैदा करते हैं। हार्मोन्स जब टूटते हैं तो टूटने के बाद ये क्या होता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, क्योंकि हिस्टामिन जो सेल्स में, मास सेल्स में होते हैं, ये हमारे अगर ये जितना ऑक्सीडाइज होगा हिस्टामिन, एक हार्मोन्स है जो हमारे मास सेल टिश्यू में पाए जाते हैं, ये वाटर ही इसको रेगुलेट करता है। अगर जितना अच्छा वाटर होगा उतना अच्छा रेगुलेशन होगा इसका, उतना अच्छा हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा। ये हार्मोन्स होते हैं, उतना जितना अच्छा हार्मोन्स वर्क करेगा बॉडी में उतना, क्योंकि एंजाइम ही है, एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो एक वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ले जाता है, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे हम जो खाना पीना खा रहे हैं उसको तोड़ने का काम हो, ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करता है। ये हमारे हार्मोन्स भी ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ऑक्सीडाइज कैसे, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, अभी हम सपोज जब जिस दिन हम कैंगन वाटर, अभी कैंगन वाटर नहीं था हमारे लाइफ में, तो हम लोगों को नहीं पता था, और लेकिन एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पता है कि फल फ्रूट्स में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो आप देखिए, अगर जिस दिन हम कैंगन वाटर भी अभी नहीं ले रहे होते हैं, तो उस दिन देखिए कि जो हम मार्केट में अगर हम घूम रहे होते हैं, तो जो ऑक्सीजन के थ्रू जो हमारा गला सूख रहा होता है या वीकनेस जो बन रही होती है 24 घंटे में, तो वो आप, क्योंकि ऑक्सीडेशन इतना हो रहा है और जिसके वजह से ही हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये सारी चीजें जब अब हम कुछ ऐसी चीजें नहीं ले रहे होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करे, न्यूट्रलाइज करे, एंटीऑक्सीडेंट नहीं ले रहे होते हैं, बर्न फूड खा रहे होते हैं, समोसे, भजिए, कचौड़ी, जो भी हम ले रहे होते हैं 24 घंटे में, या पके खाना पीना ले रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन बढ़ा रहे होते हैं। तो ये जब हम जो हमारे वो हैं वेन्स है, वेन्स में जो ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो ट्रेवल कर रहे होते हैं, इनके निगेटिव मिनरल्स उसको तोड़ रहे होते हैं, फ्री रेडिकल्स तोड़ रहे होते हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं। जब न्यूट्रलाइज करेंगे तो क्या होता है कि वहां पे फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। फ्री रेडिकल्स क्या करेगा, डीएनए को तोड़, डीएनए जब टूटेगा तो डीएनए बेस होता है, नए सेल्स बनाता है, तो डीएनए की बहुत बड़ी, डीएनए, आरएनए, ये सब की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इनका बहुत लंबा टॉपिक है। तो ये इतना समझिए कि डीएनए को फ्री रेडिकल्स तोड़ते हैं, तो जब लॉट अमाउंट में जब तोड़ते हैं ना, तो हमारे बॉडी के अंदर वीकनेस पैदा होती है, हम धीरे धीरे हमारे इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय होने लगता है। अब डीएनए जो होता है तो सेल्स जो हमारी बनती है, सेल्स हो जाएंगे, डेड होती जाएंगी, खराब होती जाएंगी, तो अब हम उसको माहौल नहीं दे रहे हैं वर्क करने का। मतलब जिस तरह अगर हम उसको ऑक्सीडेशन से बचाएं उस सेल्स को, कम होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे NRF2 भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सेल जैसा हमारा मोबाइल में एंटीवायरस डालते हैं, उसी तरह से हमारा सेल का एंटू है। NRF2 जो है वो हमारे फल फ्रूट्स में होते हैं, है ना। उस फल फ्रूट्स
उसको प्रोटेक्ट करने लगती है। जैसे हम जो देखते हैं प्याज जो है, प्याज में NRF2 होता है, लहसुन हो गया, इन सब चीज में भी NRF2 बहुत। अभी नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी जो हमें इन प्याज से, लहसुन से, इन सब चीजों से हमें NRF2 का प्रोडक्शन होता है बॉडी में। इसलिए अभी इसका भी हमारे बॉडी में लेवल कम होता जा रहा होता है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें ऐसी सी चीजें हमें पड़ेगा जो हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करे, और एंटीऑक्सीडेंट तो हमें लेना ही है। NRF2 भी हमारे फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो जो ये कोविड के दौरान जो ये आज से पहले भी CRP टेस्ट नहीं कराते थे लोग, जो प्रोटीन जो होता है CRP हो गया, ये क्या करता है कि अंदर ये टेस्ट बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रहे हैं वो रिएक्टिव स्पीसीज के माध्यम, ऑक्सीडेटिव स्टेट के माध्यम से जो बॉडी के आयंस हमारे, जो बॉडी हमारे फ्री रेडिकल के माध्यम से जो सी रिएक्टिव प्रोटीन, मतलब नाम ही हो CRP टेस्ट होता है सी रिएक्टिव, ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज। जब ये हमारे प्रोटीन्स को तोड़ते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन, क्योंकि हिस्टामिन अगर टूटे, हिस्टामिन न्यूट्रलाइज होगा। जब कभी चोट लगती है, एग्जाम्पल देखिएगा, जब कभी चोट लगती है तो ये मांस सेल में हमारा हिस्टामिन होता है। जब ये सेल्स के बाहर आता है तो क्या बाहर आता है तो रिएक्शन कॉज, प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है तो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। अब इसको रोकने के लिए हम क्या लेते हैं, या तो एंटीऑक्सीडेंट मिले तो भी वो न्यूट्रलाइज, जिसे हम लेते हैं। अब हल्दी का प्रयोग बोलते हैं। हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जो करक्यूमिन क्या है, करक्यूमिन एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। जितने भी हर्बल्स हमारे सामने आते हैं, हमारे प्रकृति ने हमें दिया है, ये इसमें सभी में प्रचुर मात्रा में ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। अब ये सब करते क्या है, उसको करते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसको, अब यहीं पे अगर हम केमिकल एलोपैथिक में जाएं तो हम पैरासीटामोल लेते हैं। पैरासीटामोल क्या करता है, जब हम ये सारी चीजें आते हैं, ये एक्चुअली क्या है, CRP जो टेस्ट होता है ये होता है आपका कार्डियक मार्कर टेस्ट भी कहलाता है। जो लोग नॉर्मल टेस्ट कराते हैं कि अपने बॉडी को पता करने के लिए लिपिड प्रोफाइल सिंपल टेस्ट कराते हैं। लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड, BLDL, कोलेस्ट्रॉल, है ना, ये सारे चीजें होती हैं। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, अब ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सारे टेस्ट पता करते हैं। लेकिन इसमें जो अभी कराना चाहिए लोगों को, उसमें आपको CRP टेस्ट जरूर करना चाहिए। CRP टेस्ट होता है कि HSCRP, ये कार्डियक मार्कर टेस्ट भी कहलाते हैं। इन्हें अभी तो लोगों को जरूर कराना चाहिए। 6 महीने, 3 महीने के अंदर अभी कराना। कई लोग नहीं पता होता है, डॉक्टर नहीं लिखते हैं। हमें हार्ट की फंक्शनिंग को पता करना है, हमें ये सारे टेस्ट हमें कराते रहना। हार्ट का इंडिकेशन करते हैं। अगर ब्लॉकेज भी आ रहे होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम उस हिसाब से पानी नहीं इंटेक कर पाते हैं। जो हमारा जो इंटेक है पूरा एसिडिक है, लेकिन ऑक्सीडेशन बढ़ा रहा होता है, अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा होता है। कितना इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी के अंदर है उस इंडिकेट करता है CRP टेस्ट। CRP टेस्ट कोरोना काल के दौरान जिन लोगों का फीवर नहीं ठीक हो रहा था तो डॉक्टर हमें बार बार CRP टेस्ट ये लिखते थे। ये इतना बढ़ा हुआ है, इसका इंडिकेट करते थे, इसके अकॉर्डिंग दवाइयां दी जाती। अब अगर इसमें फीवर अगर नहीं ठीक हो रहा होता है तो हमें फिर डॉक्टर इसके रिलेटेड हमें और भी टेस्ट लिखते थे और मेडिसिन लिखते थे। स्टेरॉइड का यूज किया जाता था रोकने के लिए। स्टेरॉइड का काम भी है सप्रेसेंट, इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं जो इम्यून को सप्रेस करती हैं, जिस वजह से ये सारी चीजें होती हैं। तो अब जो ये चीज हो रही है अभी, ये इसकी स्टडी है, जो लोग हार्ट अटैक के मेजर इफेक्ट में जा रहे हैं, अचानक चलते चलते लोग खत्म हो रहे हैं।
ये टोटली अभी जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जो जा रहे हैं, आज ऐसे ऐसे टेस्ट आते हैं, आज ऐसे ऐसे डॉक्टर टेस्ट लिख रहे हैं जो नॉर्मल, जो पहले आज से 5-10 नहीं थे ये टेस्ट कभी सामने पैथोलॉजी था, क्योंकि उनके पास तो सिंपल टेक्निक हुआ करती थी टेस्टिंग के लिए। सर मैं कहीं ओके ले लो, समझ तो रहा है ना सब लोगों को, क्योंकि मेरा के बारे में इशारे में जो आम जो जनता होती है उसको नहीं पता होता है, लेकिन उनको अपने लेवल पे उन्हें चीजें देखना समझना है, शरीर का है, हेल्थ रहना आपका धर्म है। क्यों सर, ठीक है ना, सही चल रहा हूँ? समझ में तो आ रहा है ना? जी बिल्कुल, मैसेजेस आ रहे हैं सर बीच में, जबरदस्त सेशन, बहुत सारी और जिज्ञासा बढ़ गई है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं सर, कंटिन्यू। हाँ, क्योंकि क्या है, मैं मेडिकल से रिलेटेड हूँ, तो मैं क्या है कि चीजें आ जाती हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता होता है। कई लोग पूछते हैं, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे फैमिलीज इसको बारे में पूछती हैं और इसके अलावा जो टेस्ट लिखे हैं इसके अलावा और क्या कराएं। तो ये सारी चीजें अंदर आज, क्योंकि लोग टेस्ट कराते हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं। टेस्ट रिजल्ट जो टेस्ट कराते हैं उसमें उनका नॉर्मल वैल्यू आती है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम जा नहीं रही होती है। तो ये सारी चीजें अभी मैं बता रहा हूँ। एक रिसेंटली एक ऐसा कस्टमर है जो बहुत प्रोफेसर है, उनके साथ उनकी अर्थराइटिस थे जो पकड़ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ये टेस्ट कराते, एएनए वगैरह, ये सारी टेस्ट, बहुत सारे ऐसे टेस्ट लिखते थे जो उनके रिजल्ट में नहीं आता था, तो उनकी प्रॉब्लम बनी थी। तो मैंने कुछ चीजें उनको सजेस्ट किया, उससे टेस्ट कराया, उन्हें और रिजल्ट पॉजिटिव आया, उससे ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गए। तो मैं सही मार्गदर्शन हमें एक ही बार में मिल जाए कि प्रॉब्लम पहले ये सारी चीज करके उनसे, प्रॉब्लम्स में ये सारी चीजें होता है, उनका काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में सारी चीज पता होती है। फिर हमें उतना आगे नहीं जाना है। तो हमें ये जैसे हार्ट के जो अभी हमें हार्ट के में जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, ये हमारे डीएनए को जो बेसिक लेवल पे तोड़ते हैं, तो वहां पे हमारी सेल्स वीक होती हैं धीरे धीरे करके। एपोप्टोसिस होता है मतलब सेल डेथ। तो हमारी जैसी सेल मरती जाती हैं, उसको माहौल नहीं देते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट करता क्या है? एंटीऑक्सीडेंट अब इनको रिपेयर का काम करता है। जो डीएनए टूट रहा है, देवेंद्र सर आपकी आवाज चली गई। देवेंद्र सर, हेलो, जी जी सर, आवाज चली गई थी अभी। तो ये जो ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज हैं जो हमारे बॉडी में डीएनए को तोड़ रहे होते हैं लॉट अमाउंट में, और जो हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स जा रहे हैं, जैसे बोले हैवी मेटल्स जा रहे हैं, चाहे वो खान पीन के माध्यम से हमारे बॉडी में आ रहे हैं या फिर वाटर के थ्रू हमारे बॉडी में आ रहे हैं, ये भी हमारे बॉडी में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं। हमें इसे रिड्यूस करने के लिए माइनस प्रॉपर्टी है, इसमें जो आयंस हैं, अब ये थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इसमें जो निगेटिव आयंस हैं, क्लोराइड, आर्सेनिक, इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से पूरा बाहर हो जाते हैं। इसमें हमें पोटेशियम, वाटर अगर एसिडिक है तो इसमें, जिसके वजह से हमारे जैसा 8 pH, 9 pH, 5 pH, 11.5 pH, इसमें एक बटन से हम उसको बढ़ाते हैं। तो अब कई लोग मार्केट में ये भी पूछ रहे होते हैं कि सर ये पानी जो है अल्कलाइन है। कई लोगों को नहीं पता होता है कि अल्कलाइन खराब होता है, सच में खराब होता है अल्कलाइन। अब उनको ये नहीं पता होता है अल्कलाइन जो उसमें चूना डाल देंगे या फिर कोई कार्ट्रिज लगा लेते हैं, तो ये अंदर क्या करते हैं कि ये
जब तक उसका पानी का सरफेस टेंशन टूटेगा नहीं, तब तक पानी रिस्ट्रक्चर नहीं होगा। जब रिस्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो पानी खाली रहेगा। तो अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर है ये। अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, आयन जो है वो चार्ज फॉर्म में है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें चार्ज अप कर लिया, उसके अंदर जो बाहरी आउटर ऑर्बिटल है उसमें एनर्जी आ जाती है, जिसके अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस प्रॉपर्टी इंडिकेट करता है, माइनस। इसीलिए जो आयन होते हैं वो चार्ज अप होते हैं, तो चार्ज वो आयंस ही अपने एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन शो करने लगते हैं कि मैं एक चार्ज लिया हूँ, एनर्जी लिया हूँ, जो एनर्जी हमें उस खराब होने से उसको रोक रहा होता है, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर रहा होता है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रॉन लिया होता है, तो जो फ्री रेडिकल्स है उसको, अब उनका ऑर्बिट कम हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स उसके टूट चुके हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और उनकी बाइंडिंग दोनों के अपने बैलेंस करते हैं अपने ऑर्बिटल्स को, फिर वो न्यूट्रलाइज होके बॉडी के थ्रू बाहर हो जाते हैं। जैसे H+, हम एग्जांपल देते हैं H+ और OH। H+ हो गया फ्री रेडिकल्स, OH हमारा फ्री रेडिकल्स है, OH हाइड्रोक्सिल आयन भी हमारा OH, जितना भी पानी टूटा H+ आयन और OH ये दोनों फ्री रेडिकल्स हो गए अभी, क्योंकि अपने अपने ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन खो चुके हैं। अब ये क्या होता है, H+ आयन नीचे एसिडिक हो गया, तो एसिड भी, तो अगर बॉडी के अंदर एसिड जाएगा, फ्री रेडिकल सोडियम पोटेशियम कैल्शियम हमारे इसेंशियल मिनरल को तोड़ेगा। जैसे ही हम ये OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, अल्कलाइन आयन है जो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, जो H+ आयन है बॉडी के अंदर, उससे OH उसको, उसके ऑर्बिटल को वो अपने अंदर एक ऑर्बिटल को और लेता है, H+ आयन को, जब H+ आयन जब लेगा उसको, तो अपने H2O प्रॉपर बनेगा, H2O वाटर बनेगा, उसके थ्रू बॉडी के अंदर बाहर हो जाता है लेके। तो जितने भी फ्री माइनस प्रॉपर्टी है वहां पे अपनी ऑर्बिटल को पूरा करते हैं, जो फ्री रेडिकल है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। यही काम हमारे जो लिम्सी है, जो हमारे फ्रूट्स हैं, इनमें भी प्रचुर मात्रा में, ब्लूबेरी हो गया है ना, ये ब्लैकबेरी हो गया, ये इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जितने भी फल फ्रूट्स है, बनाना है और भी बहुत सारे हैं जो जितने भी नेचुरल है, वो हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, बट हमें प्रोवाइड करते हैं। सभी में आयंस होते हैं, हमारी धरती माँ उसमें भी आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कई लोग उसी पद्धति से लोग ट्रीट कर रहे होते। जब ये सारी चीजें जब होती हैं तो अब ये करते क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे जो इन्फ्लेमेशन है इसको भी कम करते हैं, है ना। तो ये भी कम होने लगते हैं धीरे धीरे करके। ये हमारा जो हम केमिकल है, केमिकल हमें जब बॉडी के अंदर जाएगा तो एक चीज को ठीक करे, एक चीज दे जाएगा। तो हमें नेचुरल ज्यादा बनना है, नेचुरल फल फ्रूट्स हमें ज्यादा इंटेक करना है, जो हमें बॉडी को माहौल दे सके। कई लोग ऐसे होते हैं जैसे अभी ये बीमारियां हैं, अंदर लेवल पे डैमेजेस बढ़ते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखते हैं, मिलते हैं कि शुगर हमारा, आज हमें इंसुलेटेड, जो हमारे बॉडी, हमारा कोविड के दौरान हमने जो 8-10 दिन जो मेडिसिन लिया उसके वजह से उसकी देन है जो हम आज इंसुलिन ले रहे हैं। या उनकी लाइफ, अगर उनकी इंसुलिन बढ़ रहा है, वो बढ़ेगा ही, क्योंकि जो हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स है वो गॉड गिफ्टेड हैं, वो बनेंगे ही बनेंगे, वो बने। लेकिन जो दादा हमारे हैं कि साथी को, उसको साथी चाहिए, रिसेप्टर्स, तभी हमारे वो काम करते हैं। साथी वो हमारे रिसेप्टर्स है जो गेट तक ले जाता है, जैसे शुगर में है। तो रिसेप्टर हमारे बॉडी में जो है वो रिसेप्टर्स हमारे बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हार्मोन्स हमेशा रिसेप्टर पे काम करता है, रिसेप्टर में बाइंड होके तभी वो अपनी एक्टिविटी शो करता है। हर हार्मोन जैसे अब हिस्टामिन है, ये भी एक हार्मोन है, हिस्टामिन रिसेप्टर होते हैं। एड्रेनल सिम्पैथेटिक, और जैसा सर ने अभी जस्ट रिसेंटली भोपाल में अभी मीटिंग लिया, तो उसमें सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का जो बताया उनने, तो उसके मारे उसमें भी हार्मोन्स का ही काम है। उसमें भी सिम्पैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व में ही हार्मोन्स है, एड्रेनलिन, एसिटाइलकोलिन, ये सब ये हार्मोन्स हैं जो बॉडी इसमें भी रिसेप्टर होते हैं। तो रिसेप्टर हमारे बॉडी में रिसेप्टर ही डैमेज होते हैं। अगर ये रिसेप्टर हमारे सेल्स में, मास सेल्स में होते हैं,
सेल्स में बाइंड करने के लिए प्रोटीन एक तरह की प्रोटीन्स ही है, इसके साथ बाइंड करते हैं हमारे रिसेप्टर, तभी हमारे अच्छे फंक्शन, हमारे एंजाइम्स। अब ये हिरोमी सिन्हा के जो बुक्स हैं द एंजाइम फैक्टर, आप जब एंजाइम फैक्टर पढ़ेंगे तो उसमें एंजाइम्स हमारे आज ऑक्सीडेशन में हैं। ये ऑक्सीडेशन हो নোট কি হলো রেকর্ড হচ্ছে কি দেখছিলাম ভাঙি দিবা साल की उम्र में पूरा ऑक्सीडाइज हो चुकी है। अब वो उसकी एक फ्रेंड है, वो भी डॉक्टर है, वो डॉक्टर साहब ने सलाह नहीं दिया कोल्ड ड्रिंक 1.5 लीटर पी रही, तो अब उसका देखो, उसका बॉडी एसिडिक होगा तो उसका एल्कलाइन चीजें खाने की इच्छा ही नहीं होती है। अब बॉडी ही बता रही है कि वो बोला अगर हमें कोई भी फल फ्रूट जब हम खाते हैं तो हमें खाने के लगता है ये बदबू आ रहा है मेरे को। तो जो कैंसरस पेशेंट होते हैं ना, उनको अल्कलाइन खाने में उनको लगता है कि एल्कलाइन चीजें दूर रखो। तो बॉडी जैसा रहेगा, जैसा बॉडी आपका रहेगा, जिस बॉडी को अपने बॉडी को जिस बेस में उसमें ले जाएंगे वो आपका बॉडी उसी टाइप से भोजन मांगेगा। जिसका एसिडिक चीजें ज्यादा खाएगा उसको ज्यादा मजा आएगा उस खाने में। तो वो बोल रही कि मैं वो चीजें ज्यादा खाना पसंद करती हूँ जो एसिडिक है। तो मैंने दीदी अगर आप यही चीज खाते रहोगे तो आपको क्या लगता है, जो डेमो देखा आपने, इससे क्या लगता है कि आप अपने आप को खुद बर्बाद कर रहे हो, अपने आप को खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और ये से चीजें से आप ना निकले और आप थोड़ा सा अगर आप नहीं खा पा रहे हैं तो थोड़ा सा स्टार्ट करिए, अपने बॉडी को अल्कलाइन की तरफ ले जाइए, क्योंकि अल्कलाइन में ही जीवन है, एसिडिक में जीवन नहीं। तो आहार ही है जिस आज कई मैं देखता हूँ कि बॉडी जो बच्चे हैं उनके बच्चे खान पीन पता लगा सकते हैं कि ये बॉडी का बेस लेवल क्या है, एल्कलाइनिटी क्या है, एसिडिक क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है। ये आप उससे काउंसलिंग करके पता लगा सकते हैं कि खान क्या है, खान पीन क्या है 24 घंटे में, इससे पता लगा सकते हैं बॉडी उसकी क्या है। तो अभी तो ये खान पीन आप अगर अच्छा रखेंगे, अल्कलिनिटी रखेंगे। अब दवाइयां हमें एंटीऑक्सीडेंट भी, लिम्सी भी हम बहुत ज्यादा कोरोना काल के दौरान यूज किए हैं, जिनको मिली है वो यूज किए हैं, जिनको नहीं मिला है वो खाते रहे। तो अब ये क्या किया है, जो ये रिसेप्टर से बाद में बात किया, तो रिसेप्टर ही हमारे लॉट अमाउंट में डैमेज हुए हैं। जरूरी नहीं है इंसुलिन का रिसेप्टर ही डैमेज हुआ हो, और भी बहुत, क्योंकि इंसुलिन का क्या होता है, जब हमें स्टेरॉइड दिया ये हमारे बॉडी में, क्योंकि इंसुलिन को नहीं रोक सकते, इंसुलिन को प्रोडक्शन करेगा और इंसुलिन बॉडी में वो नहीं रोकी था, मतलब शुगर इनहेंस हो रही थी, क्योंकि इम्यून सिस्टम ब्लॉक कर दिया, शुगर का लेवल बढ़ने लगता है ब्लड। ये चीजें जब हुई तो कई लोग, इसीलिए डॉक्टर उस समय बोलते थे कि 1000 mg आप कुछ मेडिसिन लेना है, चाहे शुगर हो चाहे ना हो, बंद नहीं करना है, आप 1000 mg की दवाई लेना ही लेना है सुबह शाम, ऐसा डॉक्टर लोगों का कहना था। और मैं रिसेंटली, मैं तो खुद फार्मासी फील्ड से था, जो डॉक्टर मेरे बच्चे में लिखे हुए थे, वाइफ ऑलरेडी कोविड में आई हुई थी, तो ये बैंक में है, इनको कोविड हुआ था। तो मैंने बोला कि आपको अगर लग रहा है ऐसा कि तो टेस्ट करवा देते हैं। टेस्ट करवाया तो घर में ही मैंने टेस्ट कर दिया, तो उनको पॉजिटिव आया, डर गई। मैंने डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना तो घबराने की जरूरत है। तुमको छुट्टी लेना है तो तुमको एक गवर्नमेंट से एक लेटर, वो एक कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट ले लेते हैं। उस समय अपने नॉर्मल किट्स मैंने किया था, तो वो सारी चीजें जब उनको पॉजिटिव आया तो कुछ नहीं हुआ, 2-3 दिन के अंदर ठीक हो गई। अब डॉक्टर ने इतना बड़ा खर्रा लिख दिया, उसमें 8-9-10 दवाइयां हैं, उसमें डॉक्टर बोलते हैं 1000 mg की आपको शुगर लेना है। जब उनको शुगर नहीं है तो मैं शुगर की दवाई क्यों दूं? उनको चलाना था, वायरल है, उनको फीवर, नेचुरल फीवर आ रहा था, पैरासीटामोल देना था, उनमें और दवाइयां दे रहे थे लोग, मल्टीविटामिन चला सकते थे। लेकिन क्या है कि जब ये दवाई एक साथ एंटी मलेरियल ड्रग दी जा रही थी, आप देखिएगा एंटी मलेरियल, एंटीबायोटिक और एंटीवायरल, ये दवाइयां चलाए, ये तीनों दवाइयां जब चलती हैं तो एक नॉर्मल व्यक्ति भी खाएगा तो वो उसकी पीड़ित हो जाएगी, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है।
तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नॉर्मल व्यक्ति अगर उसको मलेरिया नहीं होता है तो भी खिलाते हैं तो भी मल्टी ऑर्गन फेल्योर में चला जाता है। ऐसे कई सारे पेशेंट के साथ होता है जिसकी बॉडी नहीं प्रोटेक्ट कर पाती है। तो ये चीजें जो है खा रहे थे लोग, छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा यूज किया गया। ये सारी चीज हमारे अंदर डैमेजेस ला रहे हैं। जब एक आप लिमसी खाते हैं तो आपका एसिडिक लेवल की तरफ बढ़ा देता है, ऑक्सीडेशन कम कर देता है। ऑक्सीडेशन को तो ऑक्सीडाइज एंटीऑक्सीडेंट, आप लिमसी खाए एंटीऑक्सीडेंट खाए, लेकिन आपको एसिडिक लेवल बढ़ा दिया। दवाई खाने से इतना एसिडिक लेवल बढ़ा रहा है, तो आप कई सारी दवाई खा रहे हैं तो आपके बॉडी में कितना ज्यादा एसिडिक लेवल बढ़ रहा था। तो जब ये बढ़ रहा था तो हमारे रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर टूटते हैं तो शुगर लेवल बढ़ रहा होता है। ये बोल रहे थे कि शुगर आपकी टेबलेट 1000 mg खाइए तब भी कंट्रोल होगी। आपको दिन भर में 8-10 बार आपको टेस्ट करने हैं कि शुगर लेवल कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। सुबह दोपहर शाम आपको टेस्ट करना ही करना है। ये सारी चीजें वो सलाह दी जा रही थी उस समय, लेकिन ये सारी चीजें तो ठीक है, जिनको नहीं था, जिनको नहीं मालूम था, जिनको ये भी नहीं पता था कि ये सब दवाई खाने से क्या होता है तो खा रहे थे, उनके घर में प्रॉब्लम भी बढ़ रही थी। अगर वहां पे जिन लोगों ने हर्बल्स की तरफ मूव किए हैं उनने अपनी लाइफ बचाई, चाहे बाबा रामदेव का गौवार पिए है, कई लोगों ने, कई फैमिली लोगों ने गौवार को पीना स्टार्ट कर दिया था। कई लोगों ने अल्कलाइनिटी में एंटीऑक्सीडेंट पे आ गए थे, मालूम नहीं था लेकिन वो खा रहे थे। तो जारी के अभाव की वजह से बीमारी है होती है। तो ये चीजें हमें बॉडी में मिनरल जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का अगर बैलेंस बिगड़ जाता है, आयंस पॉजिटिव मिनरल अपने बैलेंस को खो देते हैं। हमारे बॉडी में दवाइयां तक भी एक्ट नहीं करती हैं जब तक आप नॉर्मल सलाइन नहीं चढ़ाएंगे। जैसे डिसेंट्री के केसेस में, वोमिटिंग के केसेस में, जो हमारे बॉडी में लिक्विड की जो वाटर बैलेंस बिगड़ जाता है, वाटर बैलेंस भी बिगड़ जाता है क्योंकि वाटर में, उसी वाटर में जो बॉडी से बाहर होता है या डिसेंट्री के कारण बाहर होता है, तो वाटर में भी हमारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम लॉट अमाउंट में निकल जाते हैं, जिसके वजह से अनबैलेंस हो जाता है हमारा बॉडी। इसमें हम कोई भी दवाई खाते हैं तो एक्ट नहीं करती हैं। इसीलिए हमें हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें नॉर्मल सलाइन चढ़ाता है, वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है 0.99% HCl, वो सोडियम क्लोराइड होता है, नमक का घोल होता है, जो बॉडी के अंदर चढ़ता है। चढ़ने के बाद बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलते हैं, आज जो टेस्ट कराते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो टेस्ट कराते हैं, उससे हमें इलेक्ट्रोलाइट करते क्या है बॉडी में, आपके बीपी को बढ़ाते हैं। अगर ये कम हो जाएंगे तो बीपी शूट आउट हो जाते हैं। जिससे सोडियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये बॉडी को एक्साइट करते हैं, एक्साइटमेंट देते हैं, बॉडी के बीपी लेवल को बढ़ाते हैं। और पोटेशियम ये बॉडी को रिलैक्स करते हैं। मतलब हम जब बीपी बढ़ता है, जिसका बढ़ा रहता है, तो डॉक्टर हमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं कि कैल्शियम सेल्स के इंट्रासेल्युलर आयन में अंदर एक एक्स्ट्रा होता है, एक इंट्रा होता है ना। जैसे ग्लास है, उसके आउटरी सरफेस एक्सटर्नल पार्ट कहलाता है, इंट्रा मतलब अंदर का जो ग्लास है वो इंट्रासेल्युलर कहता है। इसके माध्यम से समझिएगा। तो जो एक्स्ट्रा सेल्युलर आयन है, अभी देखिए आयंस करते क्या है, ये आयन एक्सचेंज, एक आयन एक्सचेंज, मतलब अगर कैल्शियम अंदर जाएगा सेल्स के अंदर तो पोटेशियम बाहर जाएगा, तो बॉडी एक्साइट होगी, बीपी बढ़ेगा। समझ रहे हैं? कैल्शियम अंदर आएगा और पोटेशियम बाहर जाएगा, क्योंकि आयन एक्सचेंज होते हैं बॉडी के अंदर। तो जब ये इन्हीं आयन के वजह से बॉडी आदान प्रदान की वजह से दवाइयां भी इन्हीं पे एक्ट करती हैं। अगर बॉडी जिसका बीपी सूट अप करता है तो डॉक्टर हमें देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मतलब सेल्स के अंदर कैल्शियम नहीं जा पाते हैं, तो बॉडी हमारी रिलैक्स हो जाती है, हमारा बीपी नॉर्मल हो जाता है। अगर पोटेशियम अंदर, जैसा किसी का बीपी लो करना है, जैसे अभी कोई नारियल का पानी है, नारियल के पानी में पोटेशियम ज्यादा होता है, कई लोगों को बीपी लो होता है और नारियल पानी पी लेते हैं, तो पोटेशियम होता है वो तो ऑलरेडी अगर सेलुलर आयन के अंदर जाएंगे, सेल्स के अंदर जाएंगे तो बीपी को और शूट कर देगा और नीचे कर देगा, लो कर देगा। तो जिसका लो होता है बिल्कुल एक बार आप टेस्ट करवाएं, देन उसके बाद ही मेरा ऐसा कहना है, मेरा ऐसा जानना है, जो मैंने देखा समझा वही मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैं आप अगर ऐसा इस लेवल पे जाएं, जो लोग जानना चाहें उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। जो मेरा स्टडी है, जो मैं देखा समझा है, वो मैं आपको लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। तो
जब बीपी बढ़ता है तो उस समय हमें, अगर बीपी लो होता है तो भी हमें कैल्शियम, नमक का, कई बार बोलते हैं नमक का, बोले घोल दे दो इनको, तो विद इन ए सेकंड बॉडी एक्साइट हो जाती है, फिर नॉर्मल हो जाता है व्यक्ति। अगर बेहोश हो किसी कारण, कई लोगों को ऐसा होता है कि कुछ मेंटली स्ट्रेस की वजह से उनका बीपी लो हो जाता है, तो कई लोगों का लो की प्रॉब्लम रहती भी है, तो उनको नमक का, कई लोगों के फैमिली में बता के भी रखते हैं इनका बीपी लो होता है, इनको ध्यान देना, कभी भी ऐसा कुछ होता है तो नमक का घोल दे देना। तो नमक, जब कैल्शियम और सोडियम ये बॉडी को तुरंत एक्साइटमेंट करते हैं कि ये जब जाते हैं अंदर तो तुरंत बॉडी के आयंस को बैलेंस करते हैं। तो जब ये डिसेंट्री के अकॉर्डिंग ये हमारे अनबैलेंस हो जाते हैं तो ये इसको बैलेंस करता है, तभी इस पे जाके हमारे कोई भी दवाइयां ऐड करती हैं तो हमारे फंक्शन रेगुलेट होते हैं, हम ठीक होने लगते हैं। आयंस, ये पानी जो है, अब ये पानी बैलेंस, जब तक हम अल्कलाइन चीजें हम लेते रहेंगे तो बॉडी के आयंस हमारे अच्छे रहेंगे, ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, ये सारी प्रक्रिया हमारे बॉडी में निरंतर चलती रहती है। थैंक यू सो मच। मैं अब यहीं पे, टाइम हो गया है, आप जो भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं पूछ सकते हैं, 4-5 मिनट और देखते हैं, वैसे टाइम तो हो गया है।